वेलकम टू ज़रा हटके। और आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी सीख लिया कि ये सियासत नहीं आसान, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते को तोड़ कर जाना है। और वो पहुंच गए जलसा करने तरामड़ी चौक पर, और इलेक्शन कमीशन देखता रह गया। बेचारा क्या कर सकता है, ना आज तक माजी में उसने कुछ किया और ना ही शायद मुस्तकबिल में उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो बहुत लिया। उसके बाद मकामी इंतज़ामिया को भी हिदायत की कि अगर आप लोगों की ख्वाहिश हो तो कोई कार्रवाई कर दें। उस पर अभी तक बैठे हुए हैं इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान सर जोड़ करके। क्या हो सकता है, नोटिस पे नोटिस हो गया है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि इमरान खान को भी ये बात समझ आ गई है कि जनाब अगर सियासतदान बनना है तो ममनुआ फल तो खाने पड़ेंगे। क्यों गुस्सा साहब? अच्छा, ये आप लोगों को एतराज़ क्या है कि उन्होंने जलसा किया और ये है कि कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त है बल्दियाती इंतखाबात में, ये एतराज़ है जी। कैसे साबित करेंगे कि ये कॉर्नर मीटिंग नहीं थी? तरामड़ी चौक में 4 कॉर्नर होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो उसके दरमियान में अगर कोई जलसा हो तो वो कॉर्नर मीटिंग हुई या नहीं हुई? तो फिर रौला किस बात का? सर, मीटिंग और रैली में मेरा ख्याल में तो फ़र्क होता है। या देखें, अब मैं तो 100 बल्कि 150% इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हूँ। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, खुलेआम हुई है। नोटिस क्या, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो इस बेचारे कोड ऑफ कंडक्ट की बाकी 150, 200, 300 खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर पार्टी और हर दूसरा कैंडिडेट मुलव्वज़ है, उनका भी नोटिस लेना चाहिए। लेकिन दोबारा ये है करने वाली बातें। यार ज़रा बात सुनो, आज वाकई मुझे आप लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही। यार इमरान खान, आप हमेशा से जानते हैं कि वो पाकिस्तान में उसूली सियासत करना चाहते हैं और उसूली सियासत करते हैं। वो बारीक से बारीक अपने मुखालिफिन की जो कानूनी ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, दस्तूरी ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, सियासी ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, उन पे बावाज़े बुलंद मुक्का लहराते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने केपी में एक बाउसूल हुकूमत कायम करके दिखाई जिसने कभी किसी कानून को नहीं तोड़ा। आप ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान जो दूसरों को चाहता है कि कानून पे चले और एक एक पाकिस्तानी कानून पे चले, क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि वो कानून तोड़ेगा? क्या बातें क्या कर रहे हैं यार आप लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि उनकी असूली सियासत में वसूली नहीं हो रही थी। जो वसूली से मुराद ये है कि उनको उतने जो है वोट्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा जनाब बस मैं छलांग मारूं इसी। जब वोट की बात हुई तो वैसे ये तो कैश कर ही लेंगे, क्योंकि अब देखें, अब खान साहब जितनी बात करें, और मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं वो दिल से बात करते हैं कि भाई अब बस मैंने गवर्नेंस पे कंसंट्रेट करना है और मैंने केपी पे कंसंट्रेट करना है। लेकिन जो एजुटेशनल सियासत के जो जरासीम हैं वो काफ़ी फैल गए हैं। अब ये मज़ेदार बात मुझे लगी कि जो आज के जो तकरीर थी उसमें यही बातें हो रही थी कि ये हमारा जमहूरी हक़ है आवाम के साथ रब्ता करना और जलसे करना। ये थोड़ी सी अगर आवाज़ तब्दील कर दी तो मुझे लग रहा था कि जैसे फारूक सत्तार कल बात कर रहे थे कराची में, और वही इस तरह का इफेक्ट है, क्योंकि अब एक मौका मिल गया और दोनों पार्टियों ने इसी तरह इसी अच्छा, फर्ज करें कि खान साहब से गलती हो गई, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग समझा, जलसा कर लिया, ठीक है यार। मौलाना अब्दुल अजीज, उनको पे तो आपका बस नहीं चलता। वो हर जुमे को जलसा करने की कोशिश करते हैं, जुलूस निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर खान साहब से कुछ हो गया तो इसमें क्या मसला है? वो 12 वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस पे खान साहब से पूछा गया कि खान साहब आप तो ये पाबंदी थी तो आप क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा जनाब ये बात ये है कि नून लीग के वज़रा जब ये पाबंदियाँ तोड़ते हैं तो तब कोई कुछ नहीं बोलता। अब कल को इसका ये भी मतलब हो सकता है कि यार दूसरे सियासतदान करप्शन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल। अच्छा सर, की बात काटने पे माज़रत, शजील साहब हैं हमारे साथ कॉलर मलेशिया से। शजी साहब सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम शजी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर फरमाइए। जी मेरा सलाम है ज़रा साहब, मुबश्शिर और वसूदुल्लाह साहब को। जी 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 फरमाइए। जी सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से बहुत आपको सराहना चाहता हूँ कि इंतहाई नफीस प्रोग्राम होता है आप लोगों का। तमाम मुगल्लजात से आ रही जो सब फजूलियात चल रही होती हैं
मुझे इशू एक आध चीजों पे हमारी जर्नलिज्म में बात करनी थी। ऑलरेडी आप लोग काफी टांग खींचते हैं। जी 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 फरमाइए। जी सर। हाँ जी बोलिए सर, बोलते बताइए। जी मैंने कई दफा ये बात कही है कि जो वीडियोस दिखाई जाती हैं, मैं 2 वीडियो हमेशा कोट करता हूँ। एक वो जो बच्चा बेचारा गिरा था ज़ैनब मार्केट में, उस बच्चे के जो आग लगी थी बिल्डिंग के अंदर, उस बच्चे की गिरती हुई वीडियो डब करके दिखाई गई थी। इनको शर्म नहीं आती है। दूसरी एक वीडियो बहुत चली थी जो एक मैनेजर को मारा था गोली से, वो एक्सटॉर्शन का केस था, उसकी आवाज वो डब करके दिखाते हैं, गोली चल रही है। एक छोटा इश्यू और था एजुकेशन से मुताल्लिक। मैंने एक स्कूल विजिट किया, वहां जो उनका म्यूजिक टीचर था, मैंने उससे कहा कि साहब आप बच्चों को इकबाल की नज़में क्यों नहीं याद कराते हैं इंस्टेड ऑफ ये बॉलीवुड सॉन्ग्स के। तो वो फरमाने लगे जी इकबाल की नज़में तो काफी पुरानी हो गई हैं। मुझे इंतहाई अजीब सी बात लगी। मैंने कहा सरकार तराना भी 60 साल पुराना है, वो भी बंद कर दे, तो वो आगे फिर कुछ बोल नहीं सके। थैंक यू शेजी साहब। बिल्कुल आई थिंक आपने जो बातें की हैं बिल्कुल यही बातें कमोबेश हम भी करते हैं कि मीडिया के अंदर कोई ऐसी, और बड़ी सही बात की कि भाई ऐसे आर्टिफिशियल जो आवाज़ें डाली जाती हैं, मसलन अगर कोई फायरिंग से हलाक हुआ है तो ऊपर से ठुस ठुस की जो है ना स्पेशल इफेक्ट्स डाले जाते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है बिल्कुल वजह फरमा रहे। बात हो रही थी इमरान खान की रैली की, और आप लोग जो हैं इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है या परवेज़ रशीद का मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है आप लोग उसकी हिमायत कर रहे थे। लेकिन एक साहब ने मुझे एक वीडियो भेजी जिससे आप देख के अंदाज़ा लगा सकेंगे कि एक जो इमरान खान है, जब एक दफ़ा इरादा कर लें कि ये गोल हासिल करना है तो वो हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें करते हैं, इसलिए कि मैच कभी लूज़ करने के लिए नहीं खेला जाता। जी दिखाइए वो वीडियो। तो गेंद हदफ में नहीं जाएगी, हाँ, तो जाहिर है कि प्रोटेस्ट तो होगा। यार मैं आपके इस वीडियो पे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, मतलब अब इस हद तक धज्जियां नहीं उड़ाई जाती। अच्छा हमारे साथ धज्जियां नहीं, मैं तो उनके जो है स्ट्रगल की जो वो है इरादा है, फौलादी इरादा। और ये कैसा इरादा के लेट के वो रो रहे हैं और वो टांगे और हाथ, मतलब ये इरादा एक तो आदमी किसी भी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है, कोई पाबंदी थोड़ी। चलिए हमें कॉल भी काफ़ी देर से वो हुई है। फारूक साहब हैं गुजरावाला से। जी फारूक साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर बोलिए। सर फारूक बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। मुझे आप तीनों से बात करनी है। जी कीजिए। अभी आप इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे थे कि जी वो बड़ी असूली सियासत करते हैं। मैं एक वोटर हूँ, 71 हमारा यूपी है इधर। आप बिलीव करेंगे कि इन लोगों ने, ये जो पीटीआई के लोग हैं, इन लोगों ने इंतहा की धांधली की यहाँ पे, ठीक है, और रोते भी हैं और ये कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ धांधली हो रही है। बाय गॉड मैं आपको ये शवाहद दे सकता हूँ कि इन लोगों ने उस लेवल की कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। सर एक मिसाल दे दें कोई छोटी सी, ताकि हम समझ सके। मिसाल से मरा सर वहाँ पे फीमेल थी जो एजेंट्स इन्होंने खड़ी की हुई थी पीटीआई के लोगों ने। उन लोग क्योंकि वहाँ पे मेल तो जा नहीं सकते थे और वो पाशा किस्म की औरतें खड़ी की हुई थी, जो फीमेल जो शरीफ औरतें थी वहाँ पे, उनको वो नहीं डालने दे रही थी जो। ठीक है चले फारूक साहब, मतलब ये कौन सी धांधली है जिसका जहाँ जोर चलता है पाकिस्तान में, मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग। सही बात क्या। अच्छा डॉक्टर कामरान ने लाहौर से, पहले उनसे बात कर लेते फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सर एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया सर। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से आप लोग प्रोग्राम करते हैं। जी फरमाइए। लेकिन ये जो अभी आपने इमरान खान के बारे में वीडियो दिखाई है, मतलब इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो के इस तरह की बचकाना वीडियो आप लोगों के लिए, मेरे ख्याल है आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए।
बिल्कुल, आपका इख्तलाफ अपनी जगह। ये सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं दिखाई गई कि ये इमरान खान के बचपन की वीडियो थी, बल्कि एक तंज था जो हम दिखाना चाह रहे थे कि बच्चे किस तरीके से अपनी ज़िद मनवाने के लिए जो है हरकतें करते हैं। और मुझसे साहब, हम आपको कह रहे थे कि ये वीडियो जो है ना वो ठीक है, अवाम की आवाज़ और हमारी आवाज़ एक आज आवाम आपके साथ है। हाँ, वो और बात है कि मैंने अभी SMS करके कहा था कि अरे कॉल तो कर दो, लेकिन कोई बात नहीं। शमीम साहब है कराची से। जी शमीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप बहुत बहुत खैरियत से होंगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक जनरल बात करना चाह रहा था जी कि हम ये मायूसी के दौर में क्यों आ गए हैं, ये हमारी मायूसी कब दूर होगी। और दूसरी बात ये कि जर्राफ साहब से जरा अर्ज कर रहे हैं कि पिछले जुमे का 2 मैंने उनका रजिस्टर कर लिया है। जी जी, तो क्या फरमाएंगे हमारे अच्छा पहले तो कि मायूसी रिस्पोंडेंट्स की बात करें, कि मायूसी क्यों फैल गई है? मायूसी इसलिए फैल गई है कि हम ब्लेम करते रहते हैं सियासतदानों को, इस्टेब्लिशमेंट को, और हम ये समझते हैं कि हमारे ब्लेम करने से मायूसी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमें शायद इतनी आदत हो गई है कि मायूसी ना हो तो हमें उसकी मायूसी होने लगती है। जिस दिन ये हमारा सिनेरियो या तस्वुर चेंज हो जाएगा, मायूसी के बाद और मायूसी बिकती भी है ना। लेट्स बी रियल, बैड न्यूज़ ज़्यादा बिकेगी, गुड न्यूज़ हमाशा कभी बिकेगी। नहीं, वो कह रहे थे मायूसी के वो तासुर की बात कर रहे थे। तो वो भी तो एक मतलब एक तरह से एक मीडिया के थ्रू भी तो वो तासुर यार मीडिया नहीं था तब भी जो है मायूसी तो बिल्कुल। तो आप ऐसे कीजिए, आप हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, आप सोचिए मजीद, उसके बाद अपने जो ज़रूरी ख्यालात ठीक है सर, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और आसिम हैं हमारे साथ रहीम यार खान से, उनकी कॉल ले लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो है ना आपने देखे हैं जो भी सानिया सफूरा वोट हुआ है, तो उसमें जो है ना ये सारे जितनी भी हैं ये एजुकेटेड मतलब के पर्सन हैं जी, ठीक है ना। तो सर मैं भी एक इंजीनियर हूँ, ठीक है ना। गो के जॉब लैस हूँ, ये और बात है। लेकिन ये है कि सर अभी जब जॉब नहीं होंगी, अब जो लोग इतने एजुकेटेड हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। वो अब उतना एजुकेटेड हैं तो आगे उन्होंने कुछ अपनी सलाहियतों का इजहार तो करना है। अगर आप उन्हें पॉजिटिव वे से मौका नहीं देंगे तो वो नेगेटिव वे से करेंगे। तो अगर आप ये इसमें अगर वो किसी और तरफ को जा रहे हैं, अगर वो दाइश में या अलकायदा में या किसी और चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर इनमें कसूर नहीं है। अगर उनके पास पढ़ने को या खाने कोई पैसे नहीं है तो फिर वो कहाँ जाए। इस मसले के दो पहलू हैं भाई। पहली बात तो ये है कि ये इनकी बात सही है कि अगर उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है लेकिन उसका कोई निकास नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं है, कोई उनकी रिकग्निशन नहीं है, तो जाहिर है कि वो कहाँ जाएंगे, उधर ही जाएंगे जहाँ बाकी लोग उन्हें ले जाएंगे हाथ से पकड़ के। एक पहलू तो ये है। बेशक। दूसरा पहलू ये है कि अगर मैंने एक क्वालिफ़िकेशन हासिल की है और किसी वजह से, और मैं समझता हूँ कि मेरा कसूर नहीं है, किसी और का कसूर है, मुझे उस वजह से कुछ नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए, तो क्या मैं क्लाशनकोफ पकड़ के सड़क पे गोलियां चलानी शुरू कर दूं? थरपारकर में कितनी गुर्बत है। बिल्कुल। कहा जाता है आदमी भूखा मरेगा या गुर्बत में रहेगा तो वो क्या करेगा, वो डाका मारेगा, चोरी करेगा। थरपारकर में फिर क्या वजह है कि दूसरे जो अजला हैं सिंध के, उनके मुकाबले में सबसे कम जराइम है, वहाँ तो जराइम का गढ़ होना चाहिए। बेशक। तो ये है कि आप अपनी मर्जी से चीज़ों को इधर भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं, दोनों तरफ वैलिड दलाइल हैं, जायज़ दलाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीज़ों को पॉजिटिव हो के
देख के और दूसरों को भी पॉजिटिविटी पे इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली लगाने की बिल्कुल, ये वैसे आपने कहा एक फैक्टर है। और अगर आप मतलब थोड़ी सी डेटा देखें और स्टेटिस्टिक्स देखें तो अक्सर ये जो जिन्होंने बात की ना पढ़े लिखे तबके के इंजीनियर्स, ये कोई बेरोजगार नहीं थे। ये दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी की तरफ इसलिए नहीं गए कि जी हमने 10 जगह अपनी CV दी और हमें 10 जगह से इनाम मिल गई, ऐसा नहीं था। ये तो फिर नजरियाती तौर पर कन्विंस थे। अच्छा, डॉक्टर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। जी इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह सर, आप लोग प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आपका प्रोग्राम देखता हूँ। अच्छा सर, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है तो मेरे जहन में 2-3 सवाल थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो मैं ये देखता हूँ कि मीडिया इस वक्त कुछ ज़्यादा ही जानिबदार नहीं हो गया है किसी पार्टी के हवाले से। मेरा सवाल मतलब सिर्फ ये था कि मैं ये देख रहा हूँ कि सवाए यहाँ मुत्तहदा के अलावा तमाम पार्टी को बड़ी मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है, बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं सिवाय MKM के, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं रोज़ाना आना जाना होता है, मैं देखता हूँ कि तमाम पार्टी जो हैं वो बाकायदा जो है रोडों पे अपने कैंप लगाए हुए हैं, तमाम चीज़ें उनके इलेक्शन के हवाले से बल जाती है। इंतखाब होने 5 दिसंबर को उनको पूरी आज़ादी है। तो लेकिन सर जब सबको आज़ादी है तो यहाँ पे लाजमत है कि यहाँ की कराची की बहुत बड़ी जमात है MKM, उसको भी आज़ादी होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया वाले भी कम से कम उनको भी सपोर्ट करें। ये ऐसा नहीं है कि MKM बहुत बुरी जमात यहाँ की नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने मोहल्ले की मिसाल देता हूँ। गुलशन इकबाल में जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ तो MKM को पे कोई पाबंदी नहीं है, वो बल्कि सड़क को ब्लॉक करके कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, पम्फलेट्स भी बांट रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हो सकता है कुछ इलाके में हो सकता है कुछ इलाके में ना हो, लेकिन हमारा अगेन वही मसला है कि अब इस वक्त हो सकता है कि जमात इस्लामी वाला या दूसरी जो तंजीमें हैं तहरीक इंसाफ वो खुश हो रहे हों अगर MKM पे कहीं पाबंदियाँ हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस ज़माने में MKM मीडिया पे प्रेशर डाल के और मीडिया चूँ नहीं बोलता था तो बाकी जमातें इसी तरह चीखती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें पलटती रहती हैं। इंसाफ का तकाजा ये है कि हमें आज़ादी सबके लिए मांगनी चाहिए और बराबर मांगनी चाहिए। सिर्फ उस वक्त नहीं मांगनी चाहिए जब हम पे प्रेशर हो और दूसरों पे प्रेशर ना हो। और यकीनन MKM के लिए आवाज़ सभी उठा रहे हैं। जो कुछ भी अगर उन्हें अंडर प्रेशर या उन्हें नहीं फ्री हैंड दिया जा रहा कैंपेनिंग के लिए, तो मीडिया कम से कम हमारे लेवल पे हम लोग अपनी बात करें तो हमने 12 इस ना भी दे तो ये बातें MKM को ही फेवर करेंगी। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और न्यूज़ अपडेट, और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आज एक और केस को अदालत ने दोबारा री इन्वेस्टिगेट करने का हुक्म दिया है, और वो केस जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का केस है, जिसके मुताबिक हुकूमत ने उन पर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त दी थी। बड़ी धूमधाम से ये केस शुरू हुआ था, और जब शुरू हुआ था तभी से कहा जा रहा था कि ये केस अपने मंतकी अंजाम को शायद कभी ना पहुँच सके। और आज 2 साल के बाद उसी खसूसी अदालत ने जिसने केस शुरू किया था, उन्होंने दोबारा से इस केस की असर नौ तफ्तीश का हुक्म दिया है, जिसकी वजह यह है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने कहा है कि जनाब अकेले मुशर्रफ ही क्यों फंसे। उनके साथ 100 से ज़ायद अफराद थे, जिनमें साबिक़ा जनरल्स भी थे, जिसमें साबिक़ा ब्यूरोक्रेट्स भी थे, साबिक़ वज़ीर आज़म भी थे, साबिक़ गवर्नर्स भी थे, साबिक़ मेरे ख्याल में सभी थे। हाँ, बिल्कुल। अर्दली भी होंगे जो चपरासी पानी लाया उस बिल्कुल वो भी। तो वो जो है अदालत ने ये कहा है कि जनाब ये तो दोबारा करने का बनता है। अब अगर एक आदमी के लिए ये केस 2 साल चला है तो आप 150 आदमी को ज़रा लगा लें हिसाब, तो 500 साल।
ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मुशर्रफ की जिंदा रहेगी। आखिर में ये होना, आखिर में ये होना। 70 से ज़ायद समातें हो चुकी हैं। नवंबर 2014 के से ये केस चल रहा है। अप्रैल में फ़र्द जुर्म आयद होती है और फिर अदालत कोई खबर नहीं आती कि समाअत हो रही है या नहीं हो रही, और फिर अचानक ये फैसला सामने आता है कि नहीं, दोबारा से शुरू किया जाए। और गालिबन मेरा ख्याल है अदालत ने यह भी कहा है कि FIA जो है उससे तफ्तीश कराई जाए। FIA वाले पहले ही बेचारे उकताए में हैं, वो पहले भी 2000 दफ़ा वो मुशर्रफ साहब को बुला चुके हैं। लेकिन मुशर्रफ साहब की आयन वक्त पे आपको पता है तबीयत ख़राब हो जाती है, और इसी वजह से वो अकबर बुख्टी की जो अदालत है कोयटा में, मैं तो उनके हौसले की दाद देता हूँ कि अब तक वो हैं और मुशर्रफ को बुलाते रहते हैं, और मुशर्रफ साहब के हौसले की भी दाद देता हूँ कि उनकी तबीयत मुसलसल ख़राब रहती है। अच्छा, उनकी तबीयत ख़राब होती है, और जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ है उनका मूड ख़राब हो जाता है। मूड ख़राब हो, और उसका ख्याल रखना बहरहाल दूसरों की जिम्मेदारी है कि मूड ख़राब ना हो। तो एक हिसाब से अब जो ये एक्सपेंड हुआ है दायरा कार के, नहीं साहब मुशर्रफ नहीं, बाकी 150 लोग भी जितने भी होंगे। हाँ, आर्टिकल 6 के बारे में सेनेट के चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब एक्सक्यूज़ मी हाल ही में कह चुके हैं कि अब ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए रह गया है, इसका कोई अमली फ़ायदा फ्यूचर में तो उन्हें नज़र नहीं आता रज़ा रब्बानी साहब को। तो अच्छा है कि वज़ादार माशरों में जब चीज़ें हाथ में नहीं आती तो फिर उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के छोड़ देना चाहिए, ताकि वो ट्रक जहां मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा वहीं केस भी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। और होगा तो ये कि आधे रास्ते में इंजन बंद कर देंगे, बत्ती भी बंद हो जाएगी, उनको काम। और इस पे मेरा ख्याल है नवाज शरीफ हुकूमत ने सबसे ज़्यादा इत्मीनान का सांस लिया होगा कि कम से कम 2018 के बाद जो हो सो हो, हमारी किसी और का प्रॉब्लम, अगली हुकूमत जो है ना हमसे ये बैटन पकड़े और लेकर के दौड़ने के बजाय जो है ना कहीं छुपती फिरे। मतलब लेकिन ये ज़रूर बता दें नाज़रीन को कि ये केस क्यों बनाया गया था साबिक सदर मुशर्रफ पे। अगर उन्होंने आइन तोड़ा, उन्होंने जजों को नज़रबंद किया, ये सारे उसके अंदर नवंबर 2007 में जो एमरजेंसी लगाई गई थी, बुनियादी न्यूक्लियस उसका ये था। और मेरा ख्याल है कि जो उससे भी बड़ा मसला था या जुर्म था या इल्ज़ाम था 12 अक्टूबर 1999, उसको तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दे दिया था, लिहाजा ट्रिब्यूनल उसका तो कुछ नहीं कर सकता था। लिहाजा जो एमरजेंसी डिक्लेरेशन किया उन्होंने नवंबर 2007 में, उसके वहाँ से उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। तो अब कितनी गिरफ्त आई बीच में से पकड़ने में, एक आइन जो पामाल हो रहा है उसको अगर आप बीच में पकड़ लें, उसमें कितना आपके हाथ में रहेगा केस, तो वो आप सबको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात है जो ओरिजिनल चीफ थे ट्रिब्यूनल के जस्टिस फैसल अरब साहब, उनकी तरक्की हो चुकी है। तो आप चूँकि अदालती रिपोर्टर है, अब ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, क्या होगा, क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूट होगा बेंच। अच्छा, बेंच क्या मतलब स्पेशल जो ट्राइब्यूनल है दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। तो ट्रक की बत्ती जब ज़ाहिर है शुरू होती है तो फिर ये भी होगा ना कि अच्छा आप कौन से जज साहब लिए जाएं, उसमें को 3-1 महीने लग जाएंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ट्रक को 0 मीटर कर दिया है, ये ऐसा ही है। अब मतलब वो ओडोमीटर को पीछे करके, अगर कहीं पेट्रोल खत्म हो रहा था तो ट्रक में फुल पेट्रोल भर के और उन्हें स्टार्ट करके छोड़ दिया है, और आगे सिर्फ उतराई है, और उसके पीछे हम सबको भागना है और चेस करना है कि एक केस कहाँ जाके पहुँचेगा। जिसका जहाँ सांस फूल जाए वो वहाँ रुकता चला जाए, उसकी कैद नहीं है कि आपको मुसलसल। लेकिन एक बात बताएं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जब तक ये केस है और फॉर्मली खारिज नहीं हो जाता, तो वो सियासत में या दीगर जो सरगर्मियां हैं उनमें कानूनन हिस्सा लेने राज हैं या नहीं है? सर मेरे ख्याल में तो हैं, क्योंकि उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उनका एक MNA भी है अकेला चित्राल से। उनके इलेक्शन लड़ने पे अभी तो ऐसा कोई बार नहीं है, क्योंकि कोई कन्विक्शन नहीं है। फर्दे जुर्म तो आए थे ना। हाँ, फर्दे जुर्म बेशक आए हो जाए, फर्दे जुर्म तो सर बहुत से लोगों पे आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। गिलानी साहब के ऊपर फर्दे जुर्म आए थी, लेकिन गिलानी साहब पे तो पाबंदी है। हाँ, गिलानी साहब पे तो नहीं, वो तो अब फैसला आया है ना, जब फर्दे जुर्म
आयद होना इज नॉट ऑटोमेटिक, उससे जो है ना वो अब बात नहीं होती, अब बात नहीं होती वो जब तक आप कन्विक्ट ना तो मुकदमा भी चलता रहेगा, जनरल साहब की जिंदगी भी रमा रहेगी। बिल्कुल, और क्या, हाँ कोई मसला नहीं है। और अगर हम मुशर्रफ साहब के तर्जुमान मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि जी जब भी नून लीग की हुकूमत को लगता है कि मुशर्रफ साहब इस लीडरशिप वैक्यूम को भर रहे हैं तो वो फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ स्टार्ट करें। अच्छा, नून लीग तो उन्होंने सिर्फ एक पार्टी का नाम ले दिया। फ़र्ज़ करें इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती या ANP की हुकूमत होती या किसी भी पार्टी की हुकूमत होती, सूरत हाल में क्या फ़र्क पड़ जाना था? इस केस की बाबत कोई बताएं मुझे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मुशर्रफ साहब का जो सियासी मंजरनामे पर किरदार था, मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो चुका है। अब वो सिर्फ एक दफ़ा आकर के, जैसे नहीं होता कि पर्दा जब एंड में दोबारा खुलता है सारे आकर के एक दफ़ा सर झुका के अपने आप को जो है शायकीन के सामने खुदा हाफिज़ कहने के लिए आते, तो वो भी एक आध दफ़ा आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इतना, ऑल्दो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट मंथ जो है एक बड़ा इजलास हुआ उनके घर पे कराची में, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग जो है उसका सब इंतज़ाम होगा और सारी जो छोटी ABCD EFG से लेके चे तक जितनी भी मुस्लिम लीगें हैं वो सब मिल के जो है ना एक बड़ी चे की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। अच्छा ठीक है, नहीं वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको आपने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया, जिससे आपने मुंतखब हुकूमत के तौर पे हलफ उठवा लिया और उसके बाद वो आपको सिग्नल भी दे दिया गया कि उन्हें अदालत की बजाय आर्मी इंस्टीट्यूट ले जाया जा सकता है और वहाँ वो दाखिल हो सकते हैं, हार्ट का मसला हो सकता है, फिर भी अगर आप खाना पूरी करना चाहते हैं और ये केस जो है इसको किसी तरीके से जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ तो 25-25, 30-30 साल से आम आदमी के केस चल रहे हैं, तो कुछ मसला नहीं होता। एक केस ये भी चलता रहेगा। वो एक केस वो होता है जो 25 साल चलता है, जिसमें एक फरीक होता है और एक मुद्दई होता है। यहाँ 150 हैं, मतलब 100 से ज़ायद तो है ही है ना। दूसरी बात है कि यार अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो अब इस केस मुशर्रफ केस की एज अ खबर अहमियत ये रह गई है कि ये उस वक्त डिस्कस होता है जब कुछ और कोई खबर हो ही ना आपके पास। जैसे आज हमारे पास डेली की कोई खबर नहीं है, आपको मतलब मैन्युफैक्चर करना होता है कि यार बात तो करनी है, आखिरकार हम किस चीज़ पर बात करेंगे। और तो ये फिर वो आता है फिलर। अगर मतलब हम बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ये केस चलाएं तो कम से कम इसमें 5-6 साल तो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेरे ख्याल में जो उसका अगला मरहला ये होगा कि फैसले पे आने से वकील कहेंगे जनाब एक साहब हैं जो कि साबिक अमरीकी सदर है जॉर्ज बुश, वो इस मुकदमे के कलीदी गवाह हैं, तो प्लीज़ उनको बुला लें। हाँ तो ठीक है, मतलब हमें भी जल्दी नहीं है, मुशर्रफ साहब को भी जल्दी नहीं है, इंसाफ को भी जल्दी नहीं है, ठीक है। इस पर कई प्रोग्राम होंगे, अभी तो ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक जी। और कोई किसी ने दरवाज़ा खोल लिया है तो हम एक दफ़ा फिर करेंगे। हाँ, अगली दफ़ा आपको बिठा रहा हूँ मैं। ओके, आ जाए, थोड़ी आवाम की नुमाइंदगी करें यार। अच्छा चलो। ओके, फाइन, लेट्स डू इट अगेन। क्या मसला है इसमें यार? मैंने कहा वो शायद कपड़े बदलने आ रहा था यार। Okay. I've forgotten what the fuck I was talking about. हाँ, सही है। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब आज था या है ब्लैक फ्राइडे। आप जानते हैं ब्लैक फ्राइडे के बारे में? आपको पहले से बता दूं, ये किसी अमेरिकन से आफाम लीडर की बरसी या सालगिरह मनाने के लिए नहीं होता, वाबस्ता है ब्लैक फ्राइडे से। हाँ, वो सुना है कि कोई शॉपिंग वॉपिंग का मेला होता है, यही है। यूएस में ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है साल में एक दफ़ा,
और उसमें 50%, 60%, 70% डिस्काउंट दिए जाते हैं और बड़ा एक हंगामा होता है। लोग सुबह 4-5 बजे से लेके दुकानों के सामने गैदर होते हैं और फिर अंदर जाते हैं और ख़रीदारी होती है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कुछ हद तक ब्लैक फ्राइडे मनाया गया था इस साल, क्योंकि आपको पता है जो भी वेस्टर्न चीज़ें हमारी शौक है कि हम कॉपी पेस्ट कर लें, तो ऑनलाइन ज़्यादा मनाया गया है। लेकिन लाहौर में क्या हुआ कि सैफायर लॉन के नाम से एक ख़वातीन की कपड़ों की एक डिज़ाइनर बुटीक है, तो वहाँ पर एक तो उनकी 1 ईयर एनिवर्सरी भी थी और उन्होंने 50% डिस्काउंट पर सामान रखा। तो अब वहाँ पर जो हुआ, आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे भी घूमा था, टीवी पर भी देखा है, एक सेकंड आप भी देख लें। ये है सैफायर लॉन में। अब आप देख रहे हैं कि सामान कम है, सस्ता भी मिल रहा है, तो लोगों के जज्बात कुछ क्या कहना चाहिए वो साहब इस पर? हाँ, भड़क उठे हैं। और अब जो बात है कि जाहिर है सोशल मीडिया वाले बड़े जालिम होते हैं, लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया है, बड़ा ही हा भी किया, ये भी बात की है कि यार अब ये देखें, मतलब जुमे के रोज़ ऐसे काम हो रहे हैं। अब लेकिन मुझे ये वीडियो देखकर मुझे दिली दुख हुआ है। आप पूछें क्यों? हाँ, इसीलिए कि अनफॉर्चुनेटली हम इस शोबे में भी ना यूएस और वेस्ट से बहुत बहुत पीछे हैं। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों, मेरे पास सबूत भी है। ये है कुछ क्लिप्स एक्चुअल जेन्युइन मेड इन अमेरिका वाले ब्लैक फ्राइडे की, और वहाँ पर क्या होता है आप जरा एक दफ़ा देख लेंगे। जो नीचे वाली स्क्रीन है ये है ब्लैक फ्राइडे। बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, एक दूसरे से छीना झपटी हो रही है, मुक्के वक्के चल रहे हैं। इनफैक्ट आज एक वीडियो भी आई है कि एक 4-5 साल की बच्ची के हाथ में एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, वो इलेक्ट्रिक टोस्टर के साथ क्या कर रही है मुझे नहीं पता, और एक और खातून आके उसको धक्का देके उसके हाथ से निकाल लेती है। मेरे ख्याल यही है वीडियो, अगर आप देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये देखो। अब ये ज़रूरत क्या है, ज़मीन पे पड़ी हुई, आप ज़मीन से उठा लें। तो ये है जो ब्लैक फ्राइडे में एक्चुअली होता है। और मेरा ख्याल है कि एक कैजुअलिटी भी हुई थी यूएस में इसके पीछे। मार है या शॉपिंग हो रही है? ये शॉपिंग है, ये लूट सेल। आपने कभी सुना है? लूट सेल तो सुना। हाँ, तो वो यही होता है कि उसमें जो लूट ले, जो लूटना है ना। हाँ, लूट ले जो लूट। तो ये रिचुअल है ब्लैक फ्राइडे का, ये एक रिचुअल है। हाँ बिल्कुल। और अगर मतलब इसको हम इस तरह एनालाइज करें ना, जैसे कभी कभी आपने CNN या BBC पे देखा होगा कोई हिंदू रिचुअल हो रहा है या कोई मुस्लिम रिचुअल हो रहा है, उसको बड़ा कमेंट कर रहे होते हैं ना इस तरह। तो अगर हम इस तरह देखें तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? नहीं मतलब लेकिन क्या इसका ताल्लुक क्रिसमस से भी है? नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर एक तरह से अगर आप देखें कि अगर किसी ने कहा था कि गिरजों की जगह अब अमेरिकन वर्शिप करने जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, तो अगर हम इस नुक्ते नजर से देखें कि कैपिटलिज्म एक मजहब है, तो ये बिल्कुल एक मजहबी फेस्टिवल है। समझाओ जरा, मुश्किल होगा, कोशिश करना। ठीक है। जैसे अमेरिका है, ज़ाहिर तरक्की याफ्ता मुल्क है। अच्छा, तरक्की याफ्ता मुल्क के बारे में हमें बताया जाता है कि वहाँ कम से कम हर आबादी के हर आदमी को बुनियादी जो ज़रूरत हैं वो तो ज़रूर ही मुहैया होती हैं, जो मिनिमम लेवल है वो। अगर ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान में इस तरह के मनाजिर आएँ या बांग्लादेश में या अफ्रीका में, तो समझ में आता है कि ठीक है, लोगों के पास कमी है चीज़ों की तो उन्हें सस्ती मिल रही हैं तो वो टूट पड़े। अमेरिका जैसे मुल्क में इवन ब्लैक फ्राइडे पे जो तुम मनाजिर हमें दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिंदगी में बुनियादी चीजें देखी ही नहीं। ये क्या पैराडॉक्स है? ये बुनियादी चीजें नहीं है, ठीक है ना, ये है मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लग्जरी आइटम्स। आपने अभी बात की ना कि ये मनाजिर अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, अफ्रीका में देखते हैं, हमने देखी है। हमने पता कब देखे हैं कि जब किसी जगह में तबाही आ गई है, कहर आ गई, ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई ना। आटे का ट्रक आता है, हाँ। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा है, इनफैक्ट यहाँ कराची में भी एक दफा हुआ था। उसकी तो वजह हो गई ना। ये लग वही रहा है मुझे तो। नहीं, वो लग तो रहा है, लेकिन हैरत ये है कि उनके पास बेसिक चीजें तो हैं ना। मसलन इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या है, यानी प्रेशर कुकर होगा ना उनके पास, या गीजर तो होगा ना, या इस तरह की छोटी मोटी चीजें, हेयर ड्रायर तो होगा ना किसी घर में। लेकिन सर उस पे लपकने का क्या मतलब? नई चीजें हैं ना। देखिए, अब टोस्टर हैं, और मैं अगर अपनी मतलब एशियंस की मेंटालिटी बताऊं, जाहिर है मैं भी यही हूं, तो मेरा ये ख्याल है कि 2-4 ले आओ, उसको बाद में पन्नी उतार के। गए ना आप इस क्राउड में तो नहीं थे? बिल्कुल आप पिछली छुट्टी के लिए यूएस गए थे, वो ये आप यही हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए ये छोड़े हैं। आप मुझे बात बताएं, ये काम आप किस चीज के लिए करने के लिए तैयार हैं? कौन सा अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा होता तो आप भी इसी तरह लोगों को मैं तो ईमानदारी से नहीं, मैं तो हर शादी में ब्लैक फ्राइडे देखता हूँ यार, जब खाना खुलता है।
इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। सही बात ठीक है, आप बताएं मुबशिर। बिल्कुल, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि यार नहीं आप यू कांट एग्री विद हिम, ओरिजिनल बात करो यार। मेरे ख्याल में अगर कोई म्यूजिक इस तरह का फेस्टिवल लगा हुआ हो जहाँ पे जो म्यूजिक रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल ही चवन्नी के भाव मिल रहे हो, तो मैं तो म्यूजिक रिकॉर्ड्स अब कहाँ से मिलेंगे तुम्हें? नहीं मतलब अच्छा तो डीवीडी समझ गए ओके, तुम डीवीडीज के लिए करोगे। अच्छा मैं भी जवाब देना चाहूंगा, लेकिन क्या हुआ कि शो का वक्त ही खत्म हो गया है, तो अब हम बात करेंगे आपसे अगले ब्लैक फ्राइडे को इंशाल्लाह, जो कि मंडे होगा। मैनिक मंडे। खुदा हाफिज़।